ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं यूज भी होते हैं थ्योरम्स के प्रूफ। फिलहाल अगर कभी यूज हुआ भी तो फिर आप लोग इस लेवल पे पहुंचे होते हो कि आप पीछे से जाके अगर कैलकुलस को स्टडी करो तो आप इसीलिए कर सकते हो। क्योंकि अगर हम साथ साथ सारे प्रूफ्स वगैरह हर चीज करते रहे तो फिर बहुत टाइम जो है हमारा लगेगा। ठीक है, तो ओके मैम, थोड़ा सा 11.4 से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट्स ना भी समझ में आया हो तो हम दोबारा से उसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 11.4 11.5 दोनों में डिस्कस करूंगी आज, और हो सका टाइम तो फिर 11.6 भी हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, हमने कंपैरिजन टेस्ट जो है वो डिस्कस करने हैं। कंपैरिजन टेस्ट में हमने जो सीरीज है आपका कंपैरिजन एक सीरीज के साथ ही करना है, लेकिन जब भी अपने किसी सीरीज के कंपैरिजन को देखना है तो उसकी nth टर्म को बेसिकली देखते हुए हम अपना कंपैरिजन जो है वो दूसरी सीरीज के साथ करते हैं। कांस्टेंट जो है वो मदद नहीं करता। जैसे कि ये सीरीज आपको नजर आ रही है, इस सीरीज का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसी सीरीज के साथ करोगे जिसमें nth टर्म इन्वॉल्व होती है। nth टर्म के साथ जो कांस्टेंट है वो हम मदद नहीं करते कि हम उसको शामिल करें। So in the comparison test, the idea is to compare the given series with a series that is known to be convergent or divergent. हम ऐसी सीरीज जिनकी कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनका ऐसी सीरीज के साथ का हम कंपैरिजन करते हैं जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके होते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज कर रही थी या डिवर्ज कर रही थी। रिमाइंड अस ऑफ द सीरीज एंड फ्रॉम वन से इनफिनिट वन ओवर टू पालन। इस सीरीज को देखते हुए हमें एक सीरीज जो है वो हमारे जहन में आ रही है, या हम उसको रिमाइंड कर सकते हैं कि हमने इस तरह की एक सीरीज पीछे डिस्कस की थी, which is the geometric series, जो कि geometric series थी with a is equal to 1/2 and r is equal to 1/2, जिसमें कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 और फर्स्ट टर्म भी जिसकी हमारे पास क्या थी 1/2 थी, एंड इज देयरफॉर कन्वर्जेंट। और ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज भी करती थी। पीछे हमने देखा होगा कहीं ना कहीं, आप लोगों ने डेफिनेट इसको पढ़ा है तो देख लिया होगा कि कहाँ पर हमने इसको देखा था। मेरा ख्याल है 11.1 या 2 के अंदर सीरीज डिस्कस की थी। सो ये सीरीज जो है अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो के साथ है, तो हमारे पास कन्वर्ज करती थी, बिकॉज द सीरीज इज सिमिलर टू द कन्वर्जेंट सीरीज है। ये जो सीरीज हमारी है ये एक ऐसी ही सीरीज के सिमिलर है जो कन्वर्ज कर रही है। वी हैव द फीलिंग दैट इट मस्ट टू बी कन्वर्जेंट। तो हमें ये फील होगा कि ये भी कन्वर्ज करती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसकी जब हम nth टर्म को डिस्कस करते हैं 1/2n + 1 लेस देन 1/2n, अगर एक हमारे पास सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है और 1/2n + 1 उससे भी लेस है, मींस उससे भी लेस टर्म्स हैं, तो उसके लिए भी ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ था कि अगर किसी फाइनाइट नंबर कैपिटल N से आगे हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही हो तो पीछे जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड भी कर दें तो भी सीरीज का रिजल्ट सेम रहता है। पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट ये रिजल्ट आपने? यस मैम। 1/2n जो है एक हमारे पास nth टर्म टाइप की सीरीज की nth टर्म है, और ये टर्म जो है हम उससे भी लेस कर रही हैं, तो इट मीन ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ही डिस्कस करेगी। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो सीरीज है ये भी कन्वर्ज करती है। चूज दैट आवर गिवन सीरीज 1 हैज स्मॉलर टर्म्स देन दोस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इस सीरीज की टर्म जो है कम से कम उससे तो स्मॉल ही, क्योंकि अगर उससे स्मॉल है तो डेफिनेटली भी कन्वर्ज करेगी। And therefore all its partial sums are also smaller than 1. इसके जो partial sums हैं वो भी smaller than 1 होंगे अगर ये सीरीज जो है वो हमारे पास 1 को कन्वर्ज करेगी। So the sum of the geometric series, this means that its partial sum form a bounded increases sequence, और ये definition जो है आपके पास bounded increasing sequence की भी थी, which is convergent bounded। So definite number 1 को भी ये अप्रोच कर रही है, bounded increasing sequence भी है हमारे पास कन्वर्ज करती है। It also follows that the sum of the series is less than the sum of the geometric series। geometric series का sum जो है अगर हमारे पास 1 था तो ये उससे लेस है, तो इसका sum भी डेफिनेट partial sum जो है वो हमारे पास, और partial sums के साथ साथ हम अगर पूरी सीरीज के sum को डिस्कस करें तो वो भी लेस देन 1 है। सो हम कह सकते हैं कि हमारी ये सीरीज जो है ये भी कन्वर्ज करती है। अगर इतनी डेफिनेशन है तो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है। ए एंड बी एंड दो सीरीज हैं विद पॉजिटिव टर्म्स के साथ। इफ समेशन bn is convergent and an is less than equal to bn for all, and then summation an is also convergent, हम कहते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती
गिवन दी हुई है, एक सीरीज के समेशन की कंडीशन हमें गिवन दी हुई है कि समेशन बी एन जो है वो कन्वर्ज करता है एंड ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, और दूसरा ये भी डिस्कस हुआ है कि जो हमारी nth टर्म है इस सीरीज की वो इस सीरीज की nth टर्म के या तो इक्वल है या उससे लेस है फॉर ऑल एन, हर एन के लिए। मींस अगर आप a1 b1 को डिस्कस करते हो तो a1 इज लेस देन b1, अगर आप a2 को डिस्कस करते हो तो a2 इज लेस देन b2, अगर आप a3 को डिस्कस करते हो तो a3 इज लेस देन b3 अप टू सो ऑन इफ वी डिस्कस n-1 is less than bn-1 and as well as an is less than bn, for all n की बात हो रही है, इट मींस n की हर वैल्यू के लिए ये डेफिनेशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास गिवन हो, समेशन bn कन्वर्ज कर रहा हो और an लेस देन हो bn से, तो हम क्या देते हैं कि जो समेशन an है वो भी कन्वर्ज करता है। अगर समेशन bn कन्वर्ज हो और an is greater than equal to bn for all n, then we say that summation is also divergent, तो समेशन an है वो भी डिवर्ज करेगा। प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल्स की बेस पे रिजल्ट जो है देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है डिटरमाइन वेदर द सीरीज कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस। इस सीरीज का जो आपने कंपैरिजन करना है वो हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, जो पहली मोस्टली जो भी कंपैरिजन होता है वो फर्स्ट टर्म्स के साथ ही डिस्कस होता है। फॉर लार्ज एंड द डोमिनेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर, डोमिनेंट टर्म जो है वो आपकी क्या है 5/2n स्क्वायर, दैट इज होल टर्म की अगर बात करें, अगर डिनोमिनेटर के अंदर बात करें तो फिर सिर्फ 2n स्क्वायर है। For large and the dominant term in the denominator is 2n square, so we compare the given series with the series summation 5/2n square. Observe that अगर हम nth term की बात करें तो 5/2n square plus 4n plus 3 is less than 5/2n square for all values of n, n की कोई भी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। Okay, because the left hand side has the bigger denominator, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास बिगर फॉर्म में है इन द नोटेशन ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट। an इज द लेफ्ट हैंड साइड, an आपके पास क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड है, bn इज द राइट हैंड साइड है। सो वी नो दैट समेशन n from 1 to infinite 5/2n square जो है वो आपके पास 5/2 समेशन n from 1 square 1/n square फॉर्म में, और ये सीरीज हमने पहले देखी हुई है p सीरीज के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। p ग्रेटर देन 1 को तो हमने देखा था कि हमारी सीरीज जो है वो मेरा p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करती थी p सीरीज फ्रेंड्स। यस मैम, कन्वर्ज करती है। तो ये सीरीज जो है ये आपके पास कन्वर्ज कर रही है बी सीरीज, बेसिकली समेशन बी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि ए एन जो है वो लेस देन बी है बी एन से, तो समेशन बी एन जो है वो कन्वर्ज भी कर रहा है, ए एन लेस देन है बी एन से, दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाइड है, तो हम कह देंगे कि ये पूरी की पूरी सीरीज बेसिकली हमारे पास कन्वर्ज कर सकती है। Okay, जी, although the conditions in the comparison test is given for all n, हमने हर n के लिए दी ही ये conditions, we need verify only that it holds for n is greater than equal to 1 where n is some fixed integer, because the convergence of a series is not affected by a finite number of terms. यहाँ पे उसने जब रिजल्ट दिया था हमें थ्योरम का, तो हमने फॉर ऑल n की बात की थी कि n की हर वैल्यू के लिए, जिसमें n को अगर हम देखें तो हम बेसिकली n की जो वेरिएशन है वो 1 से लेके इनफिनिट तक डिस्कस करते हैं। तो आगे वो कह रहा है कि अगर हम इसको सम फिक्स्ड नंबर कैपिटल n से आगे तक डिस्कस कर लें तो पीछे वाली ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाती है, क्योंकि कैपिटल नंबर से आगे हमारी सीरीज जो है अगर कन्वर्ज करे तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई इफेक्ट नहीं डालते, फिर भी सीरीज कन्वर्जेंट ही रहती है। और अगर किसी फाइनाइट नंबर कैपिटल n से आगे सीरीज डिवर्ज कर जाए तो उससे पीछे वाली वैल्यूज के लिए भी हम यही कहते हैं कि हमारी सीरीज तब भी डाइवर्जेंट फॉर्म में ही होती है। तो ज्यादातर कंडीशन जो है ग्रेटर देन कैपिटल n के लिए डिस्कस हो सकती है, लेकिन बाय रूल या बाय फार्मूला या बाय डेफिनेशन ये n की हर वैल्यू के लिए हमारे पास सेटिस्फाइड हो सकती है। एग्जांपल नंबर 2 है टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस। सीरीज को टेस्ट करना है हमने कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस के लिए। ये सीरीज बेसिकली अभी हमने पीछे जब इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई किया तो इंटीग्रल के साथ भी हमने इसको देखा था कि हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती थी या रिवर्ज करती थी। दोबारा से इसको हम कंपैरिजन रूल के साथ भी देख सकते हैं।
We use the integral test to test the series in example number 11.3.4, but we can also test it by comparing it with the harmonic series. 11.3.4 में इसको हमने इंटीग्रल टेस्ट के साथ चेक किया था, लेकिन उसने कहा कि हम इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, सीरीज के साथ ही हम कंपेयर करके भी रिजल्ट दे सकते हैं। और हार्मोनिक सीरीज जो है वो हमने डिस्कस की थी वहां पे कि उस सीरीज के साथ अब हम इसका कंपैरिजन जो है वो दे सकते हैं। ऑब्जर्व दैट नेचुरल लॉग ऑफ k ग्रेटर देन 1 फॉर k ग्रेटर देन 3। जो हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। क्यों हमने इसको ग्रेटर देन 1 डिस्कस किया है? इसलिए डिस्कस किया है बेसिकली कि हमने जो सीरीज के टेस्ट दिए हैं वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए दिए हैं। 1 से इनफिनिट हमारा इंटरवल था, तो हम यहाँ 1 या 1 से आगे की बात करेंगे, हम पीछे की बात नहीं करते, ना तो 0 की बात करते हैं ना नेगेटिव वैल्यूज की हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नेचुरल लॉग ऑफ k है वो बेसिकली ग्रेटर देन 1 तब होता है जब k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन 3 होती है, या 3 या 3 से ग्रेटर होती है। सो नेचुरल लॉग ऑफ k ओवर k इज ग्रेटर देन 1 बाय k इज ग्रेटर देन 3 के लिए हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। 3 से लेस वैल्यू के लिए हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम पॉजिटिव इंटरवल से फिर बाहर निकल जाते हैं। We know that summation 1 over k is divergent, summation 1 by k जो है वो divergent था b सीरीज के अकॉर्डिंग with p is equal to 1। सो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ था हार्मोनिक सीरीज के अंदर के ये सीरीज हमारे पास डिवर्जेंट फॉर्म है। ओके, अगर ये सीरीज डिवर्जेंट फॉर्म में है और an ये b सीरीज समेशन bn डिवर्ज कर रहा है, an इज ग्रेटर देन bn है, दोनों से कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा समेशन an जो है वो भी डिवर्जेंट। ओके जी, नोट है आगे, क्या नोट है इसको पढ़ लें एक दफा। The terms of the series being tested, जिन सीरीज की टर्म्स को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं must be smaller than those of the convergent series। ओके, हम बेसिकली जो समेशन a एंड सीरीज होती है उसको टेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि the terms of the series being tested, जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, must be smaller than those of the convergent series। तो वो टर्म्स जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज की टर्म से लेस होनी चाहिए, जैसा कि हम बात करते थे an is less than bn और larger than those of the divergent series। अगर हम डिवर्जेंट सीरीज की बात करें तो फिर हमारे पास जो an है वो ग्रेटर देन होना चाहिए bn से। ये दो डेफिनेशंस हमने पीछे यहाँ तक डिस्कस की थी कि कन्वर्ज कर रही हो अगर b सीरीज तो an जो है वो लेस देन होगा bn से, और अगर b सीरीज जो है वो डिवर्ज कर रही हो तो an ग्रेटर देन होगा bn से। If the terms are larger than the terms of the convergent series, हाँ, लेकिन अगर b सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करें हम और an जो है वो ग्रेटर देन हो जाए bn से और स्मॉलर देन दोस ऑफ द डिवर्जेंट सीरीज, या हम फिर b सीरीज की डिवर्जेंस की बात करें तो जो an है वो लेस देन हो जाए bn से, then the comparison test does not apply, means हम फिर कंपैरिजन टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। पीछे आ गए यहाँ पे ये टेस्ट बात कर रहे हैं कि अगर बी सीरीज कन्वर्ज करी और ए एंड बी एन से ग्रेटर हो जाए तो फिर हम जो कंपैरिजन टेस्ट है ये अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर बी एन डिवर्ज हो जाए और ए एंड बी एन से लेस हो जाए फिर भी हम कंपैरिजन टेस्ट जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते। कंसीडर फॉर इंस्टेंस द सीरीज, फिर हम मिसाल के तौर पे जैसे सीरीज लेते हैं n from 1 से infinite 1 over 2 n minus 1, the inequality 1 over 2 n minus 1 is greater than 1 by 2 n is useless as for the comparison test, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है, लेकिन यहाँ पे an जो है वो ग्रेटर देन हो चुका है bn से, तो ये कंपैरिजन टेस्ट जो है ये हमारे लिए यूजलेस है। यहाँ पे is useless as for the comparison test is concerned because summation bn is equal to summation 1 by 2 n is convergent and an is greater than bn, जबकि an का लेस देन होना जरूरी था bn से। ओके जी, कि जी
nonetheless, we have the feeling that summation 1 over 2n minus 1 to be convergent because it is very similar to the convergent series. फिर भी उसने कहा कि हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिमिलर है कन्वर्जेंट सीरीज से कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ रहा है कि हम एक -1 सिर्फ उसमें से माइनस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो होना ये चाहिए कि ये सीरीज भी बेसिकली कन्वर्ज करनी चाहिए। तो उसके लिए चूंकि पहला कंपैरिजन टेस्ट जो है वो हमारा फेल हो चुका है, हम एक नया टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के फंक्शंस के लिए, द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। Suppose that summation n and summation bn are series with positive terms. summation n और bn जो है ये पॉजिटिव टर्म्स के साथ सीरीज है। पॉजिटिव टर्म्स होंगे ना क्योंकि देखें n को कहाँ से अप्रोच करते हैं 1 से, तो अगर 1 पहली वैल्यू भी पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव टर्म्स ही देता है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों ही हमारे पास क्या है, ऐसी सीरीज है जिनकी टर्म्स जो है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी n ओवर bn इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर n इनफिनिट को अप्रोच करे और an को हम bn के ऊपर डिवाइड कर दें तो कांस्टेंट आंसर आ जाए। वेयर c इज अ फाइनाइट नंबर, कोई फाइनाइट नंबर है, ये कोई कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है, देन इधर बोथ सीरीज कन्वर्ज और बोथ रिवर्स, तो फिर या तो दोनों सीरीज कन्वर्ज करेंगे या रिवर्स करेंगे। अब bn तो हमें गिवन होता ही होता है, जब भी हम दो सीरीज की कंपैरिजन की बात करते हैं तो bn हमारे पास गिवन ही होता है। उस बेस पे हम उसको डिवाइड करके रिजल्ट देखेंगे, अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो हम दोनों सीरीज की या तो कन्वर्जेंस की बात करेंगे या डिवर्जेंस की बात करेंगे। एग्जांपल की तरफ आ गए, टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस एडवर्जेंस, वही सीरीज है जिसको पीछे हमने कंपैरिजन टेस्ट के साथ डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगेन हम सीरीज का कंपैरिजन बी के साथ ही करेंगे, बी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों सीरीज बेसिकली क्या है, इनकी टर्म्स है वो पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू द रूल। और सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स, ऐसी दो सीरीज हैं जिनकी टर्म्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। And obtained limit n approaches to infinity n over bn, limit n approaches to infinity 1 over 2n minus 1 over 1 over 2n, इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब n इनफिनिट को क्रॉस करता है तो ये 0 हो जाती है, ये सिर्फ 1 रह जाता है, ग्रेटर देन 0। तो हमने यही कहा था कि आंसर अगर कांस्टेंट आ जाए ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों सीरीज कन्वर्ज करती हैं। बी तो पहले कन्वर्ज करती है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था। हम उस बेस पे ये भी कह देते हैं कि ये सीरीज जो है ये भी कन्वर्ज करती है। एग्जांपल नंबर 4 भी सेम उसी मेथड के साथ है। एक एन सीरीज है, दूसरी बी एन सीरीज है, उसके बाद उस पे हमने लिमिट अप्लाई किया तो आंसर 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 है। और ये सीरीज जो है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या हमने जो बी सीरीज बेसिकली 2 ओवर एन की पार्ट 2 दी थी, क्या ये कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है, दोनों कंडीशंस चेक करेंगे। द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर इज 2n स्क्वायर, नोमिनेटर का जो डोमिनेंट पार्ट है वो 2n स्क्वायर है, एंड द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर इज n पावर 5। जो डोमिनेंट पार्ट हमारे पास है वो यहाँ पर n5 है, दैट इज n5। जस्ट टेकिंग an क्या ले सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3n5 प्लस n5। bn हमारे पास क्या हो सकता है, जो डोमिनेंट पार्ट है वो होंगे 2n स्क्वायर ओवर n पावर 5/2 व्हिच कैन बी रिटन एज दिस वे। लिमिट ले ली, आंसर हमारे पास आ रहा है, इसको 1 आ रहा है। सिंस समेशन bn to summation 1 over n की पावर 1/2 is divergent, ये सीरीज बेसिकली डिवर्जेंट है क्योंकि अगेन n की पावर में है, n की पावर b के साथ है और b की वैल्यू हमारे पास है लेस देन 1 है। अगर b की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमने पढ़ा था कि ये सीरीज डिवर्ज करती है। क्योंकि ये सीरीज ही डिवर्ज कर रही है तो हम इसके ऊपर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास गिवन सीरीज होगी दूसरी जिसका हम इसके साथ कंपैरिजन ले रहे हैं वो भी क्या करेगी, वो भी डिवर्जेंट फॉर्म में हो जाएगी। सो किसी भी सीरीज की डिवर्जेंस या कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जब आप कंपैरिजन की बात करते हो तो बेसिकली वो डिपेंड करती है बी सीरीज के ऊपर
अगर बी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बी सीरीज रिवर्स कर रही है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप अप्लाई भी कर दो, वो ठीक भी हो, आंसर आपको दे भी रहा हो, लेकिन अगर ये सीरीज रिवर्स कर रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी सीरीज जो इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, जिसका हम इसके साथ कंपैरिजन कर रहे थे, वो भी डिपेंडेंट फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद है एस्टिमेटिंग सम्स। एस्टिमेटिंग सम जो है ये हमारे पास क्या है, इफ वी हैव यूज्ड द कंपैरिजन टेस्ट to show that the series summation n converges by comparison with the summation bn, then we may be able to estimate the sum summation n by comparing remainders। ठीक है, अगर हम ये देखें कि जैसा कि अभी हम यूज कर चुके हैं कि जो summation an है वो कन्वर्ज करता है, अगर हम उसको bn सीरीज के साथ कंपेयर करें और bn सीरीज कन्वर्ज कर रही हो, then we may be able to estimate the sum summation n by comparing remainders। तो हम रिमाइंडर्स को यूज करते हुए भी समेशन an जो है उसको एस्टिमेशन कर सकते हैं। एज इन सेक्शन 11.3 we consider the remainders। 11.3 के अंदर हमने देखा था कि रिमाइंडर टर्म्स हमारी कौन सी होती हैं, ये टोटल पार्शियल सम होता है, जिसमें से पार्शियल सम ऑफ nth टर्म को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है, n+1 + n + 1। For the comparison series summation bn we consider the corresponding remainders। अगर bn, ये तो हमने रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं जब हम पार्शियल सम समेशन an का डिस्कस कर रहे हैं, और ये रिमाइंडर टर्म्स अगर हम bn के ले लें तो bn के रिमाइंडर्स को हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं, और bn सीरीज का जो पार्शियल सम है उसको हमने t से रिप्रेजेंट किया है, और समेशन bn की जो फर्स्ट n टर्म्स का पार्शियल सम है उसको हमने tn से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाती है। Since an is less than equal to bn for all n, we have rn is less than equal to tn। क्योंकि हम बात कर रहे थे पीछे जब हमने इस कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था n जो है वो लेस देन है bn से, फॉर ऑल n की हमने बात की थी। अब n क्या था, n आपका 1 से लेके n भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n हो सकता है, और n+1 भी हो सकता है, n+2 भी हो सकता है, क्योंकि n इनफिनिट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर। तो ये जो डेफिनेशन हमारी an लेस देन इक्वल टू bn है, ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये an+1 लेस देन bn+1 भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, an+2 लेस देन bn+2 भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अभी जब हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस की है तो हमने सिर्फ nth टर्म को डिस्कस किया था, लेकिन हमने साथ ये भी कहा था कि अगर एक फिक्स नंबर से आगे भी हमारी ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो तो हम फिर भी इस पे जो है वो डिपेंड करते हैं। तो ये an bn जो है वो रिमाइंडर कंडीशंस के मुताबिक इन वैल्यूज के लिए भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। n+1 जो है वो लेस देन होना चाहिए bn+1 से, n+2 लेस देन होना चाहिए bn+2 से, एंड अप टू सो ऑन, ये सारी डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ओके, सिंस n is less than equal to bn for all n, we have rn is less than tn। तो हमारे पास बेसिकली जब हर टर्म भी इसकी हर टर्म से लेस हो जाएगी तो rn रिमाइंडर rn जो है लेस देन होना चाहिए इससे tn से। if summation bn is a p series, अगर summation bn जो है वो p series हो, we can estimate its remainder tn as in section 11.3। तो हम इस summation bn p we can estimate its remainder tn, हम इसके tn का जो है estimate को लगा सकते हैं, वैसे ही जैसे हम कहते थे कि p greater than 1 हो, p less than 1 हो, तो सीरीज की कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंस को हम चेक कर सकते हैं। if summation bn is the geometric series, अगर summation bn जो है वो geometric series हो, then tn is the sum of the geometric series। तो जो tn है वो रिमाइंडर टर्म है, वो बेसिकली सम होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का, और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन रेशियो के साथ हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रोसीड करती है, एंड वी कैन सम इट एक्जेक्टली इन ईदर केस वी नो दैट rn इज स्मॉलर देन tn। हर केस में चाहे हम ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस करें या हम p सीरीज को डिस्कस करें, हम देखेंगे कि हमारे पास rn जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए tn। So example number 5 हमारे पास है use the sum of the first 100 terms। 100 terms का sum जो है वो हमने डिस्कस करना है, and to approximate the sum of the series summation 1/n³ plus 1, estimate the error involved in this approximation। और वो error जो है वो भी estimate करनी है जो इस approximation के अंदर मौजूद है। जैसे हमने पीछे प्रीवियस एक error डिस्कस की थी 0.005 या 0.002 सम टाइप की एरर हमने डिस्कस की थी, वैसे ही एरर जो है वो भी हमने एस्टिमेट कर दी।
हैं जो कि इस अप्रोक्सीमेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट करें, ये हैंड की थोड़ी सी साइड से निकल गई है, मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करूँ। ओके, सो हमारे पास इसको हमने एस्टिमेट करना है 1/n³ + 1 को लेस देन 1/n³ से। अब ये हमारे पास डेफिनेट इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर टर्म्स जो है वो ग्रेटर हैं इस टर्म से, तो ये n जो है वो लेस देन bn की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेफिनेट हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब 1/n³ बेसिकली एक p टाइप सीरीज ही है, और p टाइप सीरीज को हम देखते हैं कि पीछे हमने किस तरह से डिस्कस किया। द गिवन सीरीज इज द कन्वर्जेंट। ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है बाय द कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के साथ द रिमाइंडर tn फॉर द कंपैरिजन सीरीज समेशन 1/n³ वाज एस्टिमेटेड इन एग्जांपल नंबर 11.3.5। द रिमाइंडर टर्म्स फॉर द कंपैरिजन सीरीज, इनको उसने कहा कि एस्टिमेट किया था हमने 11.3.5 के अंदर यूजिंग द रिमाइंडर एस्टिमेट फॉर द इंटीग्रल टेस्ट को यूज करते हुए। देयरफॉर वी फाइंड दैट जब हमने वहां पे इंटीग्रल टेस्ट को यूज किया था तो हमने 1/x³ जो है 1/n³ को इंटीग्रल के साथ कंपेयर किया था, और इंटीग्रल के साथ जब हमने कंपेयर करके उसकी इंटीग्रेशन फाइंड की थी तो वो हमारे पास 1/2n² आ रही थी, जब t जो है वो इनफिनिट को क्रॉस करता था। अच्छा जी, जब हमने इसकी एस्टिमेशन वहां पे देखी थी तो हमने 1/n³ की एस्टिमेशन में ये भी देखा था कि जो हमारे पास वहां पे rn था वो लेस देन इक्वल था इस डेफिनेशन से, और यहाँ rn की बजाय चूंकि हम उस सीरीज को tn का नाम दे रहे हैं तो tn जो है वो लेस देन इक्वल होगा 1/2n²। 11.3.5 के अंदर ये रिजल्ट डिस्कस किया था ना स्टूडेंट्स आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। तो उसी कि वहां पे हमने इसको rn का नाम दिया था कि rn जो है वो लेस देन है 1/2n² से, और यहाँ पे हम जो इसको b सीरीज का नाम दे रहे हैं, इसको b सीरीज का a का नहीं दे रहे, वहां पे ये a के साथ डिस्कस हुई थी, तो a के लिए हमने जो रिमाइंडर टर्म्स डिस्कस की थी वो rn डिस्कस की थी, लेकिन b का नाम दे दिया है तो b के लिए हम जो रिमाइंडर टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं वो tn के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देयरफॉर द रिमाइंडर rn ऑफ द गिवन सीरीज सेटिस्फाइड। अब हम देखते हैं कि इसका रिमाइंडर जो है वो rn के साथ डिस्कस होगा, तो जो rn है वो बेसिकली लेस देन है अकॉर्डिंग टू दैट tn से, क्योंकि हम बात करते हैं an + 1 इज लेस देन bn + 1, an + 2 लेस देन bn + 2, an + 3 लेस देन bn + 3। अगर हर टर्म इस टर्म से लेस है तो डेफिनेटली rn जो है लेस देन इक्वल है tn से, और tn बेसिकली हमारा किससे लेस है 1/n² से, विद n की वैल्यू जो है वो हमने 100 डिस्कस की है। सो यहाँ पे जो हमने गिवन दिया हुआ था वही है r100 इज लेस देन 1/200² 0.0005। यूजिंग अ programmable calculator or the computer we find that our sum of the series, अगर आप इस सीरीज का अप्रोक्सीमेट सम किसी कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड करते हैं, जैसा कि वहाँ 11.3.5 के अंदर हमने मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी टर्म्स डिस्कस की थी, कितनी टर्म्स का सम लिया था वहाँ? मैम 10 टर्म्स थी। 10 टर्म्स थी, ओके। अब 10 टर्म्स का सम तो हम इजीली कैलकुलेटर को यूज करें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो टर्म्स हैं वो 100 तक अप्रोच करती हैं, तो हम ग्राफिंग कैलकुलेटर जो है या कंप्यूटर जो का सिस्टम जो है वो यूज करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी एंड फ्रॉम 1 से इनफिनिट के लिए अगर हम फर्स्ट 100 टर्म्स का सम लेते हैं तो 0.6864 है। फर्स्ट 100 टर्म्स का पार्शियल सम तकरीबन हमारे पास क्या है 0.6864 है। उसकी बेस पे अगर हम पूरी इनफिनिट टर्म्स का सम देखते हैं तो हमें बेसिकली जो एरर मिल रही है, जो हमारी एस्टिमेशन है वो तकरीबन क्या है 0.005 है। मींस अगर हम देखें तो हमारी टर्म्स के दरमियान जो एरर, जो रिमाइंडर टर्म्स हमारी हैं जिनका हमने सम अप किया है इनफिनिट 100 टर्म्स तो हमारी अप्रोक्सीमेट है ना 0.8664। अगर हम पूरी इनफिनिट टर्म्स के सम की बात करेंगे तो जो एरर तकरीबन हमारे पास आ रहा है 0.005 है, जो कि बहुत ही लेस एरर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एरर होती है कि ये नेग्लिजिबल होती है हमारे लिए। एक्सरसाइज के आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 11 और 13 करना है।
क्वेश्चन नंबर आपने 25 करना है और 27 करना है, क्वेश्चन नंबर 31 करना है। क्वेश्चन नंबर 33 करना है, 35, बस यही तक आपने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट 11.5 हमारे पास है। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोलती? नो मैम। नो मैम। शायद आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं, मतलब एमएससी के स्टूडेंट कहते हैं मैडम आप तेज बोल रही हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं तेज बोल रही हूँ तो मुझे याद करवा दिया करें, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। हाँ ओके जी। अल्टरनेटिंग सीरीज मीन्स आपकी जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेट आ रही हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। इस तरह की सीरीज जो है उनको अल्टरनेटिंग सीरीज का नाम दिया जाता है। तो आगे हमने पीछे मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 हमने अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो डिस्कस तो की थी, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज का अपना स्पेसिफिक जो फार्मूला यूज करते हुए नहीं शायद उस पर कोई हमने अप्लाई किया हो। अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज की कंडीशन में वो कुछ आ रही हूँ, ठीक है? पर अब यहाँ पर भी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी हो सकती है, अरिथमेटिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल alternating series is the series whose terms are alternate, positive and negative. Alternatively positive हो सकती हैं, negative हो सकती हैं। Here are 2 examples. यहाँ 2 examples दी गई हैं alternating series की, एक ये है और एक ये है। देख सकते हैं आप ये -1 पर n-1 के साथ रिप्रेजेंट हो रही है और ये -1 पर n/n+1 के साथ। अच्छा जी, ये -1 की पावर n-1 और -1 की पावर n के साथ क्यों रिप्रेजेंट हुई, जरा ये सोच के बताइएगा मुझे स्टूडेंट्स। मैम क्योंकि हम लोग ने ऊपर -1 n की पावर -1 इसलिए लिए क्योंकि हम लोग पहली टर्म पॉजिटिव चाहते थे, और नीचे हम लोगों ने सिर्फ n इसलिए लिया क्योंकि हम लोग पहली टर्म नेगेटिव चाहते थे इसलिए, और n1 से स्टार्ट होता है इसलिए भी, ठीक है? ओके ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज की जो आपने इतनी अगर सीरीज पढ़ ली है तो थोड़ा सा तो आप पहचान सकते होंगे कि अगर ऊपर कांस्टेंट चल रहा है तो आपने कांस्टेंट ही वैल्यू दी है यहाँ पे, और यहाँ पे n जो है वो वेरिएशन कर रहा है 1 पॉइंट के साथ, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 के साथ वेरिएशन करती जाएगी। ये 1/n जो है वेरिएशन देगा और ये अल्टरनेटिंग सीरीज की वेरिएशन देगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। यहाँ पर भी जो -1 की पावर n है वो पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, और ये टर्म हमने किस तरह लिया हम देख सकते हैं कि ये 1 2 3 के साथ मूव करिए, n की वैल्यू 1 n की वैल्यू 2, तो ये n हो जाएगी आपके पास। और नीचे अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास पहली टर्म जो है वो 2 से स्टार्ट हुई, मीन अगर यहाँ पे पहली टर्म 1 से स्टार्ट हो रही थी तो हमने n रखा था, और अगर 2 से स्टार्ट हो रही है तो n में 1 ऐड हो रहा है आपका। क्लियर है दोनों टर्म्स? यस मैम। ओके जी, अगर हम nth टर्म की दोनों सीरीज के nth टर्म की बात करें तो इस सीरीज की जो nth टर्म है वो हमारे पास -1 पर n-1 bn है, फिर bn is equal to 1/n, and the nth term of this sequence is a and this series, इस सीरीज की nth टर्म क्या है -1 पर n bn, फिर bn is equal to n/n+1। तो ये सीरीज होती है, ये उनकी nth टर्म होती है। डिफरेंस पता है ना nth टर्म का? nth टर्म का मतलब होता है कि अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो यहाँ से सेकंड टर्म आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर bn is the पॉजिटिव नंबर, जबकि bn जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर n की कोई भी वैल्यू पुट होगी तो bn पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर भी n की कोई भी वैल्यू पुट होगी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव इसके साथ बनेगा। इटसेल्फ bn जो है वो पॉजिटिव नंबर है। Where bn is the positive number, in fact bn is equal to absolute value of an की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हो तो बेसिकली bn ही है, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी तो bn ही रहेगा आपके पास। द फॉर्मूला सेज दैट यस जी
मैम bn का पॉजिटिव होना मस्ट है, bn का पॉजिटिव होना मस्ट है। नहीं, नो डिपेंड ऑन द चॉइस कि व्हाट टाइप ऑफ योर सीरीज इज। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में सिर्फ इस सीरीज की जब हम बात करें तो जब हमने bn की रिप्रेजेंटेशन दी है तो हमने bn को पॉजिटिव कर दिया। मे भी अगर आगे हम जाकर डिफाइन करें तो अगर ये वैल्यू जो है इसमें नेगेटिव कोई टर्म आ रही हो तो हम इसको नेगेटिव bn का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अभी जो डिस्कशन किया है वहाँ इन दो सीरीज के लिए अभी वो bn की बात को पॉजिटिव टर्म में ले रहा है। इसी तरह अगर हम कोई और भी अल्टरनेटिंग सीरीज को डिस्कस करेंगे जिसमें ये पॉजिटिव टर्म होगी तो फिर भी हम bn को पॉजिटिव ही करेंगे। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी, इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी -1 पर n bn जो कि इस माइनस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में अल्टरनेटिंग फॉर्म में आएगी। bn इज ग्रेटर देन 0, bn जो है वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, सेटिस्फाइड। अच्छा जी, bn क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, देखते हैं कि bn क्यों ग्रेटर देन 0 होगा। bn satisfied bn plus 1, अच्छा bn greater than 0 if n is positive, bn is the positive number, bn positive ही रहेगा। bn is greater than 0, b1 greater than 0, b2 greater than 0, b3 greater than 0। अच्छा जी, यहाँ पर जो bn के ग्रेटर देन 0 होने की बात की है तो ये जो प्लस माइनस है उसको इसी साइन के साथ वो रिलेट कर रहा है और bn को एज इट इज पॉजिटिव ही ले रहा है कि इटसेल्फ ये वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव होंगे। ये जो साइन प्लस माइनस इसके साथ यूज हो रहा है ये इस माइनस की वजह से है। सो अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज हो और b जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और ये दो डेफिनेशंस भी सेटिस्फाइड होती हो कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म से लेस हो, मींस फ्रैक्शनल फॉर्म में, जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी तो डेफिनेट वो हमारे पास लेस देन होगी bn से फॉर ऑल n। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर n इनफिनिट को अप्रोच करे और bn जो है वो 0 हो जाए देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो हम कहते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज अगर दो डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करती है, bn + 1 लेस देन हो जाता है bn से और लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट bn 0 है, तो हम कह देते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है हमारे पास जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी -1 पावर n -1 और वहां पे एज इट इज यहाँ पे जो 1 है वो कांस्टेंट है जो कि अभी हमने फर्स्ट सीरीज डिस्कस की थी ऊपर, पहली सीरीज ही है ये आपके पास बेसिकली दिस वन। सो -1 की पावर n -1 और 1/n सेटिस्फाइड bn + 1 इज ग्रेटर लेस देन bn, 1/3 जो है वो लेस देन है 1/2 से, इसी तरह 1/4 जो है। अब देखना ये है कि यहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स को बॉदर नहीं करते क्योंकि ये इसकी वजह से आ रही हैं, हम सिर्फ bn को डिस्कस करें और bn आपका इटसेल्फ 1/4 है या 1/3 है या 1/2 है, तो हम कहते हैं कि जो 1/3 है वो लेस देन है 1/2 से, इसी तरह 1/4 जो है वो लेस देन है 1/3 से, 1/5 जो है वो लेस देन होगा 1/4 से। हर n के लिए हमारी ये डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाइड है बिकॉज 1/n + 1 लेस देन 1/n। हर जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें 1 ऐड हो रहा है, बेसिकली 1 ऐड होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी bn। अब bn nth टर्म इसकी जो है वो हमारे पास क्या है 1/n है। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1/n एंड इनफिनिट पुट करेंगे तो ये आंसर 0 है। दोनों डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाइड है। सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। The series is alternating but limit n approaches to infinity bn। ये सीरीज तो उसने कहा कि आपके पास अल्टरनेटिंग है लेकिन जब n को इनफिनिट को अप्रोच करते हैं तो bn आपके पास जो nth टर्म है वो क्या है 3n/4n -1 ये हमारे पास क्या हो जाती है 0 नहीं होती, जबकि जब n इनफिनिट को अप्रोच करें तो bn का 0 होना जरूरी है इसकी कन्वर्जेंस के लिए। So condition 2 is not satisfied, instead we look at the लिमिट ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। जब nth टर्म की लिमिट की बात करते हैं तो सीरीज जो है वो 0 नहीं होती, किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज कर जाती है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो द सीरीज डिवर्जेंट बाय द टेस्ट फॉर डिवर्जेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम।
जी मैम इतने सारे पीछे भी टेस्ट पड़े हैं ना, कन्वर्जेंस के भी डाइवर्जेंस के भी, फिर इस तरह सारे मिक्सअप नहीं हो जाएंगे? स्टार्ट से इतने बिल्कुल हो जाएंगे। सो इसके लिए जरूरी होती है प्रैक्टिस, इतनी दफा प्रैक्टिस, 10 दफा 12 दफा कि आप सुबह बैठो रात बैठो और सारा दिन प्रैक्टिस करो तो आपको क्लियर होते हैं। आप बिलीव करो कि ऐसी सूरत हाल भी थी, ऐसा एमएससी के दौरान भी टाइम था कि 15-15 दफा भी मैंने एक क्वेश्चन हाथ से किया हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपकी वो आदत नहीं रही, ये मुझे पता है। आप लोग सिर्फ देखते हो और एक या दो दफा उसको करते हो, तो फिर आप कहते हो कि ये हमें कंफ्यूजन हो रही है। जब आप बार बार करोगे एक काम को, तो आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है, ऐसा ऐसा आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होने लगता है। ठीक है, हाँ ऐसी सीरीज मौजूद है जिन पे एट अ टाइम दोनों टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं। अगर इंटीग्रल टेस्ट है या वो आपको अल्टरनेटिव सीरीज आ रही है, तो फिर वही बात होती है कि आपके जहन में होना चाहिए हर सीरीज को सॉल्व करते हुए कि इस पे कितने पॉसिबल टेस्ट हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। ओके, इसी कंफ्यूजन से आपको निकालने के लिए, इसी कंफ्यूजन से निकालने के लिए ही मैंने, एक मिनट सॉरी आपकी बात मैं बाद में सुनती हूँ, मैं आप बात कर रही थी। किसी कंफ्यूजन से आपको निकालने के लिए मैंने जो थ्योरम्स के प्रूफ हैं वो छोड़ दिए हैं, ताकि आपको सिर्फ एग्जांपल और रिजल्ट्स जो हैं उनका आप अंडरस्टैंड उनको कर लो। ठीक है जी मैम। अब ये भी तो देखो ना, अगर फाइनल की तरफ आते हो तो फाइनल में चैप्टर भी तो अभी हमने 11 ही पढ़ा है ना, उसको भी हमने अभी पूरा तो नहीं पढ़ा। ठीक है, यस मैम। मैम जी इस दफा भी आप सारा इंक्लूड करेंगी मिड वाला सिलेबस फाइनल में? कुछ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स पढ़ लें, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें।
एग्जांपल? स्टूडेंट्स पढ़ ली? यस मैम, पढ़ ली है। समझ आई है? Yes, ma'am. एक दफा इसको बता दें अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई। हम लोग क्या आ गई समझ से आगे है? ठीक है सर, थोड़ा सा यही बताया हुआ है कि आपने इस सीरीज को, जब पिछली सीरीज हमने डिस्कस की थी, तो जब Bn+1 को Bn के साथ कंपेयर करना था तो बहुत इजी था। यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि थोड़ी लेंथी सी टर्म है। जब उसकी हर नेक्स्ट टर्म को, वैसे तो आप कर सकते हैं ना, अगर आप 1 पुट करोगे फिर इसमें 2 पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि 2 पुट करने से आंसर ग्रेटर आ रहा है या 1 पुट करने से ग्रेटर आ रहा है। इजी है, लेकिन उसने थोड़ा सा इसको मजीद इजी कर दिया कि आप इसको फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव लेके जब कंपेयर कर लिया तो फिर उसको एग्जैक्ट बता दिया कि इन टर्म्स के लिए बेसिकली किस इंटरवल या किस इंटरवल के लिए हमारा जो Bn+1 है वो लेस देन हो रहा है Bn से, तो वो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाइड होती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। यही बस इसमें थोड़ा सा होता है। उसके बाद एस्टिमेटिंग सम्स है, वही सिंपल सा, लेकिन जरूरत नहीं है बार बार इतने एस्टिमेट्स हैं कि क्योंकि ये इतना हमारा सिलेबस में यूज भी नहीं होती एस्टिमेशन बार बार। न्यूमेरिकल का काम है, न्यूमेरिकल में जाके आप इसको सीख सकते हैं। 11.6 है, बहुत ही इजी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और रेशियो रूट्स टेस्ट है। एक दफा आप लोगों ने पढ़ लेनी है ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करें तो हम लोगों को समझ हो। ठीक है, अगर कहते हैं तो भी हम स्टार्ट भी कर सकते हैं इसको। मैम कल पढ़ देंगे। ओके मैम, फिर पढ़ के आएंगे अगली क्लास में। यस मैम। बस को स्टडी कर लीजिएगा, बाकी भी सॉल्यूशन मैं खुद भी कर लूँगी। ठीक है, ओके मैम, इंशाल्लाह सारा सेक्शन पढ़ ली। मैं थ्योरम्स छोड़ देने हैं, प्रूफ जो उनके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आपने देख लेना है जो अप्लाई होगा एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है, अब थ्योरम्स के प्रूफ को छोड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो तो आपकी समझ में होती है ना सारी, कि क्या कह रहे हैं बेसिकली। सीरीज में और सीक्वेंसेस में बार बार सम को, nth टर्म के डिफरेंस को, पार्शियल सम्स को, ये चीजें आपने सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि पार्शियल सम क्या होते हैं, सीरीज के सम क्या होते हैं, nth टर्म किसको रिप्रेजेंट करिए और nth टर्म का बेसिक मकसद क्या होता है कि उसमें जो भी n की वैल्यू पुट करो हर एलिमेंट के लिए या हर टर्म के लिए वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जी मैम। हुए वो आपने छोड़ देने हैं। रीअरेंजमेंट्स मेरा ख्याल है इतनी इसकी जरूरत नहीं है, इससे ऊपर ऊपर तक आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। मैम रीअरेंजमेंट वाला नहीं पढ़ना? मैं देखूंगी अगर सिलेबस में के मुताबिक हुआ तो मैं करवा दूंगी, आप उससे ऊपर तक पढ़ लीजिए। ओके मैम। तो अगर आपका सिलेबस भी देख लेने दें कि क्या है, सारा कुछ ही शामिल है या कुछ टर्म्स नहीं भी हैं। अभी ये है आई थिंक सारी सीरीज आगे पावर सीरीज वगैरह ये सारी आगे थी मैंने देखी। अच्छा जी, सिलेबस तो मेरा ख्याल में दिया हुआ था आपको। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस टेस्ट, इनफाइनाइट सीरीज, सीक्वेंस सीरीज, कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। हमारा जो आज मैंने आपको टॉपिक दिया है वो कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है ना। यस मैम। इंटीग्रल टेस्ट हो चुके हैं, पी सीरीज टेस्ट हो चुके हैं, कंपैरिजन टेस्ट भी हो चुका है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी हो चुका है और अल्टरनेटिंग सीरीज भी हो चुकी हैं। जो आज का टॉपिक है उसमें हमारे पास है रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद पावर सीरीज, उसके बाद पावर सीरीज है। तो ये हमारा कैलकुलस में आगे पावर सीरीज, ये स्ट्रेटजी फॉर टेस्टिंग सीरीज मेरा ख्याल टॉपिक नहीं है।
पावर सीरीज है, पावर सीरीज से आगे convergence of power series representation of functions as power series. मैम आप नमाज पढ़ लें, थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज। 11.11 सिलेबस में नहीं है, 11.7 भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की फिर 2 बजे। यस मैम। तो मेरा ख्याल नहीं है टॉपिक, बाकी तो सारे हैं। आगे सारा सेक्शन जो है वो पोलर्स का है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का है, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। इस मंथ में भी अगर हम अभी जुलाई की 27 से पेपर्स हैं आपके, 12। जुलाई की 12 से तकरीबन 1 मंथ और 1 मंथ और 1 वीक ठीक हो गया। चलो उस हिसाब से फिर मैं सेट करती हूँ कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मकलारा